फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्रिया, माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, स्वागत है आपका मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स के क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी के टॉपिक को। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था पेल्विक ऑर्गन चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस, पिगमेंटेशन और वेट गेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के डिस्कशन। सो हम क्या करेंगे इस वीडियो में? हम डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज जो भी ऑर्गन्स में चेंजेस होता है, सिस्टम वाइज जो भी चेंजेस होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है हमारा डिस्कशन में? कौन सा सिस्टम आएगा? वो है हेमेटोलॉजिकल। ब्लड में कौन कौन से चेंजेस होता है वो डिस्कस करेंगे। कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई और रीनल, इन सारे सिस्टम्स के बारे में हम आज डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजिकल सिस्टम से। हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में मतलब क्या होता है? जो हमारा ब्लड में कौन कौन सी चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में आरबीसीस हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसीस हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्यूट्स, ये सब कुछ कहाँ पे होता है? ब्लड में हमें देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में क्या है? होल ब्लड है। होल ब्लड का मतलब जब भी हम वेन से ब्लड लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होल ब्लड। और उसको हम सेंट्रीफ्यूज, अगर हम सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है? उसको एक डब्बा में डाल के, एक मशीन में डाल के उसको रोटेट करते हैं। सो उसमें क्या हो जाता है? ये दो लेयर बन जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एक सेपरेट हो जाता है। ये जो ब्लड है वो सेपरेट होता है। इस डायग्राम पे हम देख सकते हैं यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स बन चुके हैं। ये जो ऊपर का जो येलो कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये कितना होता है? 55% मेजर जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या क्या हो सकते हैं? प्लाज्मा में हो सकते हैं वाटर, सोल्यूट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स। मेनली प्लाज्मा में ये सब कुछ होते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और सेक्शन है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसमें क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीस और प्लेटलेट्स होते हैं। और नीचे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसीस, रेड सेल आरबीसीस होते हैं। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या क्या हमें कंपोनेंट्स मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ये प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। ये जो येलो कलर का है वो इंक्रीज होता है। कितना होता है? 40 to 50% इंक्रीज होता है। और जो ब्लड वॉल्यूम है, ये जो पूरा वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है। वो कितना होता है? 30 to 40% इंक्रीज होता है। ये जो आरबीसीस है, जो नीचे का रेड कलर का आरबीसीस जो है, रेड सेल वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज होता है। कितना होता है? 20 to 30%। सो जब सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें। क्या है वो? हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है? अगर आरबीसीस को हम प्लाज्मा वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? हेमाटोक्रिट। सो मैंने क्या बोला था? ये जो आरबीसीस जो है वो कितने इंक्रीज हो रहा है? 20 to 30% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 40 to 50%। सो प्लाज्मा वॉल्यूम रिलेटिवली क्या है? वो वाटर जैसा है। मैंने क्या बोला था? उसमें वाटर होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से। ये जो वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है ब्लड में, वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन आरबीसीस भी बढ़ रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है तो आरबीसीस इतना ही बढ़ रहा है। तो ये जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीमोडाइल्यूशन। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? हीमोडाइल्यूशन। ये जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो रहा है। ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो रहा है, थिन हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से अनीमिया होता है। अनीमिया का मतलब क्या बोला था मैंने? डिक्रीज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं। सो हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या होता है? फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। एक अनीमिया देखने को मिलता है, वो पैथोलॉजिकल कॉजेस की वजह से नहीं, फिजियोलॉजिकल कॉजेस की वजह से। फिजियोलॉजी है वो,
वो क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आरबीसीज उतना नहीं इंक्रीज हो रहा है, ओनली 20 to 30% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 40 to 50% इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन है, इसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया होता है। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, वही बोला था मैंने, ब्लड वॉल्यूम जो है और प्लाज्मा वॉल्यूम, ये जो ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम दोनों 6 वीक्स में इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं और 30 वीक्स के बाद कोई चेंज नहीं होता है। ये जो प्लेट्यू हो जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन आरबीसी से ऐसा नहीं होता है। यूजुअली 10th वीक से ये इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं और टिल एंड ऑफ प्रेगनेंसी दिस आरबीसीज कीप ऑन इंक्रीजिंग। मैंने बोला था, अभी बोला था, हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, लेकिन आरबीसीज जो है वो 20 to 30% बढ़ रहा है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीमोडाइल्यूशन हो रहा है। सो इसका एडवांटेजेस क्या है, तो पहला जो है वो विस्कोसिटी डिक्रीज होता है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, थिकनेस। ये जो ब्लड का थिकनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ये जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होता है। ये जो ब्लड है वो थिन हो रहा है, ये गाढ़ा था अभी थिन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। देयर बी इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने से ये जो गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ जाता है। और हमें सबको पता है ड्यूरिंग डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी के समय 500 ग्राम्स ऑफ ब्लड जो है वो लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। और अगर हम सी सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली फ्रॉम 750 to 1000 ग्राम जो है वो ब्लड लॉस होता है, तो ये जो ब्लड लॉस हो रहा है वो हीमोडाइल्यूटेड है। ये डाइल्यूटेड ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, एक्चुअल ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो है वो एडवांटेजेस ऑफ हीमोडाइल्यूशन। पहला, विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्कुलेशन अच्छा होने से क्या होता है, एक्सचेंज, बेबी को ये जो सॉल्यूट्स मिलना चाहिए, गैसेस एक्सचेंज मिलना चाहिए, वो अच्छे से हो रहा है उसकी वजह से। और ड्यूरिंग लेबर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। डिलीवरी के समय ब्लड लॉस होता है, वो जो ब्लड लॉस होता है वो एक्चुअल ब्लड नहीं है, वो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड है। तो ये हो गया आरबीसीज के बारे में। अभी देखते हैं डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। डब्ल्यूबीसीज जो है वो यूजुअली इंक्रीज हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है बॉडी में होने की चांसेस ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद जो प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं या तो स्लाइटली डिक्रीज हो सकते हैं। कितने परसेंट, 15% तक ये डिक्रीज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो प्रेगनेंसी में जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हाइपर कोएगेबल स्टेट। कोएगेबल मतलब क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएगुलेशन। सो ये जो प्रेगनेंसी है उसमें ज़्यादा कोएगुलेशन होता है, ज़्यादा क्लॉटिंग होता है। क्यों क्लॉटिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है हमारा बॉडी में, 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो बढ़ जाते हैं। सो पहला जो इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो बढ़ता है वो है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, दैट इज़ फाइब्रिनोजन। वो कितना इंक्रीज होता है, 50%। उसके साथ 7, 8, 9 ये सारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ये जो हमारा 11 और 13 है, 11 और 13 में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स में। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट योर आंसर शुड बी 11 and 13। उसके बाद क्या है, ESR भी बढ़ता है। चलो एक टैबुलर कॉलम बनाते हैं अभी। तो क्या है, आरबीसीज जो है, आरबीसीज में क्या होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आरबीसीज भी ज़्यादा होते हैं। सो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है।
लेकिन इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हीमोडाइल्यूशन। और क्या ज़्यादा होता है, WBC जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं एक्सेप्ट 11 एंड 13। द ओनली थिंग विच डिक्रीजेस इज प्लेटलेट काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, दो प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एल्बुमिन एक और ग्लोबुलिन। सो एल्बुमिन और एक ग्लोबुलिन जो है वो इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स है। तो चलो देखते हैं नॉर्मल में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, हम इसको इस टैबुलर कॉलम में डिस्कस करेंगे। वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल प्रोटीन्स में क्या हो रहा है, टोटल प्रोटीन्स ज़्यादा हो रहा है, टोटल प्रोटीन्स इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एल्बुमिन, प्लाज्मा, मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। सो एल्बुमिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। सो 80% ऑफ द जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो एल्बुमिन की वजह से होता है। तो एल्बुमिन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज होता है, मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा प्रोटीन्स 80% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज बाय एल्बुमिन। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, अगेन डिक्रीज होता है। और ये जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो है 1.7:1, वो भी डिक्रीज होता है क्योंकि एल्बुमिन डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। सो टोटली क्या हो जाएगा, एल्बुमिन डिक्रीज हो जाएगा और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो डिक्रीज हो जाएगा और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन टोटल प्रोटीन्स और ग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, ब्लड में होते हैं। सो जब ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, उसकी वजह से एक प्रेशर पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होता है, स्पेशली ये जो एल्बुमिन है वो क्या करता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अब प्रेगनेंसी में क्या हो गया, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अंदर में सॉल्वेंट होता है, वो क्या होता है, ये जो वाटर होता है उसके, ये बाहर ऐसे टिश्यूज में चला जाता है। तो ये हो गया बच्चों हेमाटोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, सारे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया। चलो अगले सिस्टम के ऊपर तरफ बढ़ते हैं। अगला सिस्टम है हमारा, अगला सिस्टम कौन सा है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकता है। पहला क्या है, इनलार्ज यूट्रस इनलार्जेस। सो जब फीटस बढ़ता जाता है तो ये यूट्रस जो है वो भी बढ़ता जाता है। मैंने क्या बोला था, जब यूट्रस मोर देन 12 वीक्स का हो जाएगा, ये तो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा। सो क्या होता है, ये डायफ्राम है, जब ये नीचे का जो यूट्रस जो है वो बढ़ता जाता है तो डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम ऐसा एलिवेट हो जाता है। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो हार्ट है, ये जो लेफ्ट साइड में हार्ट है वो अपवर्ड और लैटरली, आउटवर्ड पुश हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ा लैटरल रोटेशन हो सकता है। और जब हार्ट आउटवर्ड पुश हो सकता है तो अपेक्स बीट भी लैटरली चला जाएगा, जो ऑस्कल्टेशन में हमें अपेक्स बीट देखने को मिलता है वो लैटरली चला जाएगा। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हमें जो मैंने बताया था अपेक्स बीट को हमें देखने को मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो लैटरली पुश हो जाएगा। तो क्या होता है,
हार्ट इज पुश्ड आउटवर्ड एंड लैटरल, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, उसकी वजह से लैटरल रोटेशन होता है। और वी सी इवन द अपेक्स बीट इज मूव डिस्प्लेस्ड लैटरली, डिस्प्लेस्ड लैटरली। तो चलो ये हो गया बाहर जो होता है वो है। लेकिन कार्डियक आउटपुट इंपॉर्टेंट क्या है सीवीएस चेंजेस में, वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर जाता है, एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक सिंगल बीट में कितना ब्लड बाहर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट बीट तो आपको पता ही है। तो हार्ट रेट क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है 20%, हार्ट रेट इंक्रीज होता है 20%। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है 30%। सो कितना हो रहा है, हार्ट रेट 20% इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 30% इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से टोटल जो कार्डियक आउटपुट है वो 40 to 50% इंक्रीज हो रहा है, 40 to 50% इंक्रीज हो रहा है। बच्चों आप ऐसे ही याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि याद रखने में आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है वो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में, आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है वन लाइनर्स में। सिर्फ ये पूछने से काम नहीं चलेगा कि कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है। कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये वैल्यूज़ भी आपको याद रखना है, ये वैल्यूज़ भी याद रखना है। तो मैंने क्या बोला था, प्रेगनेंसी में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है। कब इंक्रीज़ होता है, बाई 5th वीक। सो क्या होता है, एक ग्राफ बनाएंगे तो क्या बोला था मैंने, 5th वीक पे ये कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज़ होता है, क्या होता है बाई एंड ऑफ 34 वीक्स, 30 to 34 वीक्स क्या होता है, ये मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से इसमें कार्डियक आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, कोई चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलता। इट रिमेन्स प्लेट्यू। देन अगेन ड्यूरिंग लेबर के समय क्या होता है, अगेन दिस कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%। सेम कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%। लेकिन सून आफ्टर द डिलीवरी, तुरंत बच्चा पैदा होने के बाद दिस कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस बाय 70%। सो द मैक्सिमम increase in cardiac output seen during soon after delivery। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट सीन, ऑप्शंस में ये दिया गया है कि सीन आफ्टर डिलीवरी, सो दैट इज़ द फर्स्ट राइट ऑप्शन। अगर सून आफ्टर द डिलीवरी नहीं दिया है तो ड्यूरिंग लेबर द मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट सीन आफ्टर soon after delivery because of the auto transfusion। सो ये हो गया कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो चलो नेक्स्ट अगले चेंजेस कौन से होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। S3 और S4 हमें सुनने को मिलेगा। नॉर्मली वी सी S1 एंड S2, S3 एंड S4 आर यूजुअली पैथोलॉजिकल, लेकिन प्रेगनेंसी में S3 और S4 सुनाई देने को मिलेगा। ECG में क्या होता है, ECG में दिल बी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन। और मर्मर, एक यूजुअली मर्मर्स आर नॉट फिजियोलॉजिकल, लेकिन यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल मर्मर हमें देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर और फ्लो मर्मर भी उसको बोल सकते हैं। यहाँ ये मर्मर क्यों होता है, क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो है, दिल बी इंक्रीज सर्कुलेशन और दिल बी इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमें मर्मर सुनाई देगा। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर या फ्लो मर्मर। ये फ्लो मर्मर ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर, मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये जो कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। ये जो वाटर कंटेंट है वो कहाँ पे चला जाता है, टिश्यूज़ में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा। उसके बाद सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। और बीपी जो है वो भी स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्डियक आउटपुट और मर्मर और S3 S4 इन सब के बारे में आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम और आयोटो केबल कंप्रेशन, आयोटो केबल कंप्रेशन। सो क्या होता है, चलो देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमिनल आयोटा और आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा होता है। तो जब ये यूट्रस बढ़ता जाता है, जब ये यूट्रस बढ़ता जाता है, क्या होता है, ये जो यूट्रस है इन दोनों वेजल्स को ऐसे कंप्रेस करता है, इन दोनों वेजल्स को ऐसे कंप्रेस करता है अगेंस्ट दिस वर्टिब्रा। पीछे जो है वो है वर्टिब्रा, तो पीछे जो है वो है वर्टिब्रा। तो आफ्टर 20 वीक्स क्या होता है, यूट्रस बढ़ता जाता है, यूट्रस बढ़ता जाता है। जब भी माँ ऐसे फ्लैट सुपाइन पोजीशन में लेटती है, सुपाइन पोजीशन में लेटती है, ये जो यूट्रस है, मान लो ये आईवीसी है, आईवीसी वेजल्स है, मान लो ये वर्टिब्रा है, तो क्या होता है, ये जो ग्रोइंग यूट्रस है इसको ऐसे कंप्रेस हो जाता है, ऐसे कंप्रेस हो जाता है। तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, ये जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होता है। पहला वीनस रिटर्न, क्योंकि आईवीसी इंफीरियर वेना कावा कंप्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम होने की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, बीपी कम हो जाएगा। और जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो फीटल सर्कुलेशन है, यूट्रो प्लेजेंटल सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से परफ्यूजन भी कम होता है, उसकी वजह से परफ्यूजन भी कम होता है। तो ये होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन, जब माँ सुपाइन पोजीशन में लेटती है तब क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, बीपी कम होता है। तो और उसकी वजह से ब्लड फ्लो बच्चे को ब्लड फ्लो डिक्रीज हो सकता है और परफ्यूजन भी कम होता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स आता है जब बीपी कम होता है, तो वी कैन सी डिजीनेस, नोजिया और स्वेटिंग देखने को मिलेगा हमें। और साइन कौन कौन सी देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड बीपी, हाइपोटेंशन, नेम में भी है सुपाइन हाइपोटेंशन, तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होने की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो यूजुअली कब देखने को मिलेगा ये, आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स वी कैन सी दिस सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे ठीक करते हैं, सो यूजुअली आस्क मदर्स more after 20 weeks to lie left lateral position, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस हो जाता है, ये जो यूट्रस है वो डिस्प्लेस हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, ये जो कंप्रेशन है वो नहीं होगा। सो इसलिए जब भी आप मोर देन 24 वीक्स को लेडी को एग्जामिन कर रहे हैं या तो एडमिटेड है, कुछ ऐसा है, तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि वो लैटरल सुपाइन पोजीशन में लेटे, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सो जाए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सो जाए, ताकि ना कि सुपाइन पोजीशन में। दे शुड ऑलवेज स्लीप इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। और एक और चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, वेड्ज अंडर द राइट हिप, वेड्ज अंडर द राइट हिप, राइट हिप के नीचे एक वेड्ज रख सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे हिप टिल्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कंप्रेशन है यूट्रस जो है वो लैटरली मूव जो हो जाएगा, और इसकी वजह से ये जो कंप्रेशन पड़ रहा है वो भी नहीं होगा। तो बच्चों ये है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। उसमें मेनली हमने क्या डिस्कस किया, कार्डियक आउटपुट और सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम अगले ही सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस में। तो मैंने क्या बोला था, ये जो डायफ्राम है वो एलिवेट हो जाता है, ये जो डायफ्राम है वो एलिवेट हो जाता है, और हमारा जो एंटीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, एंटीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर है, वो दोनों भी बढ़ जाता है, So we have something known as 246 rule. 246 rule. 2 मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, हाँ, और डायफ्राम एलिवेशन जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो भी बढ़ता है। वो कितना बढ़ता है, यूजुअली 6 सेंटीमीटर तक ये ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, 246 इन 24 AP डायमीटर, एंटीरियर को ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और ये हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर, और दिल बी डायफ्राम एलिवेशन। उसके बाद क्या होता है, दिल बी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन क्यों होता है, क्योंकि बच्चे को
बच्चे के लिए ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, जब बच्चा होता है तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, सो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए कंजप्शन भी बढ़ता है, बाई 20 to 30%, 20 to 30%। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है दिल बी इंक्रीज डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन। जब हम सांस लेने का जो डेप्थ होता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा बाहर चला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट। उसके क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट। उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वॉश आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एसिड कंटेंट है वो कम हो जाएगा। ब्लड में जो एसिड कंटेंट है वो कम हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑल्कोलिसिस। जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है वो कम हो गया, क्योंकि ये जो एसिड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर जा रहा है। तो ये जो पीएच है अब अल्कोलोसिस 7 to 8 की तरफ चला जाएगा। पीएच जो है वो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस बिकॉज ऑफ CO2 वॉश आउट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंजेस होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता है वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम चलो डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ इंक्रीज होता है, ये जो टाइडल वॉल्यूम है, जो नॉर्मली हम ऐसे ब्रीथिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, और मिनट वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये दोनों चीज़ इंक्रीज होते हैं। लेकिन हमारा एफआरसी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये जो डायफ्राम है वो ऊपर पुश होने की वजह से क्या होता है, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कम हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन सी वॉल्यूम्स में चेंजेस नहीं होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRV और रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, all the things in the respiratory system changes except में क्या हो सकता है, there will be no change in IRV, that is inspiratory reserve volume और respiratory rate में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन टाइडल वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन जो है वो बढ़ जाता है, और जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, FRC, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है उसको वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी चेंजेस। चलो आगे देखते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। तो यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि HCG बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन, ये जो पेरिस्टालिसिस है वो डिक्रीज होता है। पेरिस्टालिसिस क्यों डिक्रीज होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो पेरिस्टालिसिस है वो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट, लिवर, ये जो सारे लिवर एंजाइम्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट ALP, सारे जो लिवर एंजाइम्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये हो गया GI सिस्टम के बारे में। चलो हमारा लास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है रीनल चेंजेस। किडनी में क्या क्या चेंजेस होता है। तो पहला तो किडनी बढ़ता है, किडनी इनलार्ज होता है, बढ़ता नहीं इनलार्ज होता है। उसके बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, ये जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है किडनी से, ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स आते हैं, कलेक्टिंग ऐसे किडनीस होते हैं, सो या ऐसे एक 2 यूरेटर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम। यहाँ से यूरिन ब्लैडर में चला जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम और यूरेटर्स। सो ये क्या होता है, ये डायलेशन होता है, ये ऐसे डायलेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिजियोलॉजिकल डायलिटेशन ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम, दैट इज यूरेटर्स इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके बाद क्या होता है,
ये जो ब्लड फ्लो है, रीनल ब्लड फ्लो है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से ये जो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ जाता है। सो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ जाता है, जीएफआर भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जीएफआर इंक्रीज होने से ये जो सीरम क्रिएटिनिन है वो डिक्रीज होता है, सीरम क्रिएटिनिन जो है वो डिक्रीज होता है। और मैंने पिछले कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में भी बताया था, बीपी जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। दोनों बीपी और सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस कम होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन के वजह से। तो वो बच्चों ये हो गया रीनल चेंजेस। तो अभी तक हमने जो सिस्टम वाइज जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी चलो हम एज यूजुअल हमारा हर वीडियो की एंड में क्या डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पीटीआर का सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो एनीमिया हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये क्यों होता है, ये क्योंकि हीमोडाइल्यूशन की वजह से होता है। हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 40% इंक्रीज होता है और आरबीसीज जो है वो सिर्फ 20% इंक्रीज होता है। इसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होते हैं, इसकी वजह से हमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसके बाद डब्ल्यूबीसी तो इंक्रीज हो जाता है और ईएसआर भी इंक्रीज होता है। प्रेगनेंसी इज अ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। सो सारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सी है, एक्सेप्ट 11 एंड 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं इंक्रीज होते हैं, वो नहीं, कोई कुछ चेंजेस नहीं होते उनमें। तो उसके बाद मैंने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात किया था। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली एल्बुमिन जो है वो डिक्रीज होता है और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो जो है वो भी डिक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है और जो वाटर कंटेंट है वो टिश्यूज में चला जाता है। उसकी वजह से हमें एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। हार्ट रेट कितना होता है, 20%, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 30% और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाता है, 50% इंक्रीज होता है। मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट इज सीन इन विच कंडीशन, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट सीन इन सून आफ्टर डिलीवरी, कितना होता है, 70% इंक्रीज होता है। ड्यूरिंग लेबर इट इज़ 50%, उसके बाद हमने देखा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के बारे में। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब आफ्टर 20 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो तब क्या होता है, वर्टिब्रा के बीच इनलार्ज जो यूट्रस है वो वर्टिब्रा के अगेंस्ट ये आईवीसी और आयोटा जो है वो दोनों ब्लड वेसल जो है उसको कंप्रेस करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें कार्डियक वीनस रिटर्न कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बीपी, दिल भी हाइपोटेंशन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, वी आस्क द प्रेग्नेंट लेडी टू लाई डाउन इन अ लेफ्ट लैटरल पोजिशन, या तो वेड्ज दे सकते हैं, कहाँ पे, राइट हिप के नीचे वेड्ज भी हम दे सकते हैं। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस देखा हमने। मॉर्निंग सिकनेस क्यों होता है, दिल भी इंक्रीज एचसीजी की वजह से मॉर्निंग सिकनेस देखो मिलेगा, कब, यूजुअली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन क्यों है, पेरिस्टालिसिस जो है, पेरिस्टालिसिस मतलब ये बॉल ऐसे मूवमेंट होता है बॉल का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। ये जो बॉल मूवमेंट है वो कम होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। उसके बाद रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी ऑल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। सो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में कौन सी चीज़ में दिल बी नो चेंजेस। सो रेस्पिरेटरी रेट और IRV इन दोनों चीज़ में कोई चेंज नहीं होता है।
उसके बाद हमने क्या देखा, यूरेटर में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जीएफआर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से सीरम क्रिएटिनिन जो है वो कम होता है। और एक और कंडीशन देखने को मिलेगा हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब ये जो यूरेटर्स है वो फिजियोलॉजिकल ऐसे डाइलेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। सो बच्चों ये था द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये सारे सिस्टम के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन ख़त्म करेंगे। थैंक यू।